हेलो एवरीवन, डेली पीसीएस जीके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को, 27 सितंबर को, 28 सितंबर को या फिर 29 सितंबर को। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, 27 सितंबर। दरअसल हाल ही में हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के तौर पर मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। UNWTO द्वारा 1980 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और इसके महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष इस दिवस की थीम रीथिंकिंग टूरिज्म रखी गई है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। ये उत्तरदायी, धारणीय और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ताजमहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस स्मारक का निर्माण कार्य वर्ष 1626 में प्रारंभ हुआ और वर्ष 1648 में पूरा हुआ। और कथन 2, इसे भारत इस्लामिक वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि माना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। विकल्प है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। दरअसल हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है। ताजमहल की बात करें तो ये सफेद संगमरमर का विशाल मकबरा है। मुगल बादशाह शाहजहां के आदेश से इसका निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ, इसलिए कथन एक गलत है। ये लगभग 17 हेक्टेयर के एक विशाल मुगल बाग में यमुना नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित है। ये 4 अलग अलग मीनारों द्वारा घिरा हुआ है, जिनका आधार अष्टकोणीय बनावट का है। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। ये उद्यान पथ अथवा जलाशय द्वारा प्रस्तुत खुले परिदृश्य के क्रिस क्रॉस डिजाइन के माध्यम से एक गोल गुंबद द्वारा आच्छादित है। इसकी सामग्रियां पूरे भारत और मध्य एशिया से मंगवाई गई थीं और सफेद मकराना संगमरमर को जोधपुर से मंगाया गया था। कलमकारी के लिए बहुमूल्य पत्थर बगदाद, पंजाब, मिस्र, गोलकुंडा, चीन, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारतीय महासागर और ईरान से लाए गए थे। ताजमहल को भारत इस्लामिक वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि माना जाता है, इसलिए कथन 2 सही हो जाता है और इस तरह हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अगला सवाल, सेशल्स की राजधानी है ए अंटानानारिवो, बी विक्टोरिया, सी माहे या फिर डी प्रेस्लिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विक्टोरिया। INS सुनैना संयुक्त समुद्री बलों यानी CMF के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस में भाग लेने के लिए सेशल्स पहुंच गया है। भारतीय नौसेना पहली बार इस संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रही है। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन भी हिस्सा ले रहे हैं। चलिए बात करते हैं सेशल्स की। तो ये पश्चिमी हिंद महासागर में द्वीपीय देश है, जिसमें लगभग 115 द्वीप शामिल हैं। ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसकी राजधानी माहे द्वीप पर स्थित विक्टोरिया है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। ये 2 मुख्य द्वीप समूहों से बना है, 40 से अधिक केंद्रीय पहाड़ी ग्रेनाइटिक द्वीपों का माहे समूह और 70 से अधिक बाहरी सपाट कोरलाइन द्वीपों का दूसरा समूह। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। और 2, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार के फिर से अटॉर्नी जनरल बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। जून 2017 में अटॉर्नी जनरल का पद छोड़ने के बाद के वेणुगोपाल ने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है।
अब बात करते हैं भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है और अनुच्छेद 76 में इसकी नियुक्ति कार्य एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे। महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। इसलिए कथन एक गलत हो जाता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। इसलिए कथन 2 सही है और ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान पीठ सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ होती है जिसमें शामिल होते हैं 2 या उससे अधिक न्यायाधीश, 4 या उससे अधिक न्यायाधीश, 5 या उससे अधिक न्यायाधीश या फिर 7 या उससे अधिक न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब है 5 या उससे अधिक न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही का पहली बार सीधा प्रसारण किया। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने संवैधानिक महत्व के मामलों की महत्वपूर्ण कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने का ऐतिहासिक निर्णय दिया था। अब बात करें संविधान पीठ की, तो ये सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ होती है जिसमें 5 या उससे अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसलिए विकल्प सी सही हो जाता है। इन पीठों का गठन नियमित तौर पर नहीं होता है। वर्तमान में संविधान पीठों की स्थापना तदर्थ आधार पर विशेष उद्देश्य के रूप में की जाती है, विशेषकर जब इनकी आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य है न्यायाधीशों को उन मामलों की पहचान करने, सुनने और राहत प्रदान करने में मदद करना जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि अधिकांश मामलों की सुनवाई और निर्णय 2 न्यायाधीशों, जिन्हें डिवीजन बेंच कहा जाता है, और कभी कभी 3 सदस्यों की पीठ द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 145(3) के अनुसार संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सार्वजनिक प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। चलिए रुक करते हैं अगले सवाल की ओर। स्वच्छ टॉय कैथॉन कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षा मंत्रालय, बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, सी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय या फिर डी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो सही आंसर है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय यानी कि ऑप्शन डी। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ टॉय कैथॉन लॉन्च किया, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। ये प्रतियोगिता खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPT और स्वच्छ भारत मिशन चरण 2.0 यानी SBM 2.0 के बीच एक अभिसरण है। इसका उद्देश्य खिलौनों के निर्माण में कचरे के उपयोग के लिए समाधान तलाशना है। सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग IIT गांधीनगर कार्यक्रम के लिए नॉलेज पार्टनर है। आपको बता दें कि भारत को वैश्विक खिलौना हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से पारंपरिक हस्तशिल्प और हस्तनिर्मित खिलौनों सहित भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय NAPT 2020 की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ए ल्यूवेनहॉक ने, बी रॉबर्ट हुक ने, सी श्लाइडेन एवं श्वान ने या फिर डी बिशेट ने। तो सही आंसर है ऑप्शन सी श्लाइडेन एवं श्वान। कोशिका सिद्धांत जर्मन वनस्पति विज्ञानी श्लाइडेन एवं जर्मन जंतु विज्ञानी श्वान ने दिया था, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। अब कोशिका सिद्धांत के प्रमुख बिंदु की बात करें तो प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिका या कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती है। सभी कोशिकाओं की मूल संरचना व रासायनिक संगठन समान होते हैं। प्रत्येक जीवधारी अपनी कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं व पारस्परिक संबंध के कारण ही जीवित रह पाता है। चलिए अगला सवाल। नौजवान भारत सभा की आकांक्षा के संदर्भ में सर्वोचित विकल्प है ए युवाओं, कृषकों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य करें, बी छात्रों के बीच क्रांति के दर्शन का प्रसार करें, सी श्रमिकों के बीच साम्राज्यवाद विरोधी विचार विमर्श प्रारंभ करें या फिर डी पंजाब के ट्रेड यूनियन आंदोलन की रचना में सहायक हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए युवाओं, कृषकों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य करें।
दरअसल बीते 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर नमन किया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुई। भगत सिंह द्वारा वर्ष 1926 में एक समाजवादी संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सार्वजनिक चेहरे के तौर पर काम करती थी। आपको बता दें कि श्रमिकों, किसानों और युवाओं के मध्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजनीतिक कार्यों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। बाद में इसका अखिल भारतीय युवा महासंघ यानी AIYF में विलय हो गया। इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के सदस्य शामिल थे और इसके द्वारा व्याख्यान, सार्वजनिक बैठकें और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आदिवासी समुदायों पर भारत का पहला विश्वकोश प्रकाशित किया है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड या फिर असम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा ने आदिवासी समुदायों पर भारत का पहला विश्वकोश प्रकाशित किया, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। इसी के साथ ओडिशा आदिवासी समुदायों पर अपनी सदियों पुरानी और अनूठी परंपराओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक विश्वकोश शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ओडिशा में जनजातियों के विश्वकोश के 5 संपादित संस्करणों में आदिवासियों पर 418 शोध लेख हैं, जिनमें 13 विशेष रूप से कमजोर समूह यानी PVTGs शामिल हैं। ओडिशा में 62 आदिवासी समूहों में से 13 को PVTGs के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो कि देश में सबसे अधिक है। चलिए अगला सवाल। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है A 2013, B 2014, C 2015 या फिर D 2016। तो सही उत्तर है ऑप्शन B 2014। हाल ही में सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। मेक इन इंडिया की बात करें तो इसे सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका उद्देश्य निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने और श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। साथ ही देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलना है। इस पहल में अर्थव्यवस्था के मुख्य तौर पर 27 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें विनिर्माण और सेवाओं के रणनीतिक क्षेत्र भी शामिल हैं। 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दे रही है। इस पहल के साथ भारत में व्यवसायों का लक्ष्य है कि जो उत्पाद मेक इन इंडिया हों वे भी मेड फॉर द वर्ल्ड हों एवं गुणवत्ता के वैश्विक मानकों का पालन करते हों। चलिए आज का 10वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। विशेष रूप से कमजोर समूह यानी PVTGs का सृजन किसकी रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? सरकारी आयोग, ढेबर आयोग, धर आयोग या फिर कोठारी आयोग? तो सही आंसर है ढेबर आयोग यानी कि ऑप्शन बी। हाल ही में प्रकाशित किए गए ओडिशा में जनजातियों के विश्वकोश में 13 विशेष रूप से कमजोर समूह यानी PVTGs शामिल हैं। PVTGs की बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला वर्गीकरण है। इन्हें पूर्व में आदिम जनजातीय समूह यानी PTG के रूप में जाना जाता था। इसे विशेष रूप से निम्न विकास सूचकांकों वाले कुछ समुदायों की स्थितियों में सुधार को सक्षम करने के उद्देश्य से सृजित किया गया है। इसका सृजन ढेबर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। रिपोर्ट के मुताबिक अनुसूचित जनजातियों के भीतर भी विकास दर में काफी असमानता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के निचले स्तर पर मौजूद समूहों की पहचान करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के भीतर एक उपश्रेणी बनाई गई। इस उपश्रेणी को आदिम जनजाति समूह यानी PTG कहा जाता था। PTG का नाम बदलकर बाद में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTGs कर दिया गया। PVTGs की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है आदिम कृषि प्रणाली का प्रचलन, शिकार और खाद्य संग्रहण, शून्य नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, अन्य जनजातीय समूहों की तुलना में साक्षरता का अत्यंत निम्न स्तर और लिखित भाषा की अनुपस्थिति आदि। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्न है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA को कब अधिनियमित किया गया था? आपके ऑप्शन है A 1965, B 1966, C 1967 या फिर D 1968। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।